सहारा ना पाकर चुटकी लेने वालों को चुप हो जाना पड़ा। पर सतीश ने उसके बदले मुस्कुराते हुए कहा, भूपति बाबू, जिसके मन होता है न, उसको चोट भी लगती है। पश्चिम के एक बड़े शहर की बात है। शरद ऋतु आना ही चाहती है। परमहंस रामकृष्ण के एक शिष्य किसी अनुष्ठान के लिए सहायता पाने की आशा से एक चंदा इकट्ठा करने आए हुए थे। उनके उपदेश के लिए एक बड़ी सभा भी बुलाई गई और उसका सभापति उपेंद्र बाबू को बनाया जाए। इसी प्रस्ताव को लेकर प्रातःकाल कॉलेज के छात्रों का एक समूह उपेंद्र के घर पे जा पहुंचा। उपेंद्र ने पूछा, पर कौन सा सद अनुष्ठान है, जरा मैं भी तो सुनूं। छात्रों ने कहा, ये तो अभी मालूम नहीं है। स्वामी जी ने केवल इतना ही कहा है कि सभा में उसी विषय को विस्तार में समझाएंगे, इसलिए सभा बुलाई जा रही है। उपेंद्र ने कहा, कोई और प्रश्न नहीं किया? वे सहमत हो गए। ऐसा करना उनके स्वभाव का एक अंग ही बन गया था। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं उन्होंने ऐसे सम्मान के साथ पास की थी कि विद्यार्थी समाज उनको बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। इसे वे भी जानते थे। इसी से किसी भी कामकाज को आ पड़ने पर उपेंद्र मोहवश उनके अनुरोध टाल सकते थे। विश्वविद्यालय की सरस्वती के कृपा पात्र होने के बाद कचहरी की लक्ष्मी की सेवा में लग जाने पर भी बच्चों को जिम्नास्टिक के अखाड़े से लेकर फुटबॉल, क्रिकेट और डिबेटिंग क्लब तक के ऊंचे स्थान पर उन्हें बैठना ही पड़ता था। पर आज लोग जिस सभा के सभापतित्व का प्रस्ताव लेकर आए थे, उसमें जाकर सभापति के आसन पर चुपचाप बैठ जाना तो नहीं था, कुछ ना कुछ बोलना अवश्य था। एक आदमी की ओर से संकेत करके बोला, अरे भाई, सभा में कुछ बोलना तो पड़ेगा ना। किसी सभा के उद्देश्य के संबंध में बिल्कुल अंधकार में रहकर उसका सभापतित्व करना क्या अच्छा होगा? मैं तो ठीक नहीं समझता, तुम्हारा क्या विचार है? उनका प्रश्न बहुत ही उचित था, लेकिन उनमें से किसी को भी पता ही नहीं था। बाहरी आंगन में फूलों से लदे हुए एक पुराने उड़हुल के वृक्ष के पास विद्यार्थियों का एक वह दल उपेंद्र के मध्य में बैठकर जब संसार के सब सदनुष्ठानों के और सत्कार्यों की सूची बनाने में व्यस्त था, उसी समय दिवाकर के कमरे से एक आदमी चुपचाप सबकी आंखें बचाकर बाहर निकलना चाह रहा था। दिवाकर उपेंद्र का ममेरा भाई है। बचपन में माता पिता का देहांत हो जाने के कारण मामा के घर पे ही पला बड़ा हुआ था। बाहर एक छोटी कोठरी थी, उसमें दिन को पढ़ता और रात को सो जाया करता था। आयु 19 वर्ष की रही है और एफए करने के बाद बीए करने में लगा हुआ है। उपेंद्र की दृष्टि इस कन्नी काटकर भागने वाले पर पड़ते ही उसने पुकार कर कहा, सतीश, खूब चुपके चुपके भागे जा रहे हो, इधर आओ। इतने दिन कहाँ थे रे भाई? संकोच दूर कर सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ नहीं था, इलाहाबाद के चाचा के यहाँ गया हुआ था। वह कुछ और कहना चाहता था कि इतने में ही एक फ्रेंच कट दाढ़ी और अल्बर्ट फैशन के बालों वाला चश्माधारी युवक एक आंख मीच कर और दांतों को बाहर निकालकर बोल उठा, क्यों, क्या आपके मन को कुछ गहरी चोट लगी है? इस साल भी वह एंट्रेंस में नहीं भेजा गया था, यह बात सभी जानते थे। इसी से वह बात बड़ी भद्दी और बेढंगी लगी। सबने लज्जा से सर नीचा कर लिया। इसका यह व्यंग तीर किसी को भी अच्छा ना लगा। कहीं से जरा भी सहारा ना पाकर चुटकी लेने वालों को चुप हो जाना पड़ा। पर सतीश ने उसके बदले मुस्कुराते हुए कहा, भूपति बाबू, जिसके मन होता है न, उसको चोट भी लगती है। पर पास करने की आशाएं कहिए या इच्छा, मैंने तो सब छोड़ दी। इसी से यदि मानसिक कलेश के कारण किसी को घर बार छोड़ने की आवश्यकता थी तो उन्हीं को थी, पर वे तो आनंद से बैठे थे, वकालत कर रहे थे। मगर भैया उपेंद्र चाहें जो कहिए, उनकी आंखें भी खुली हैं। सब के सब हंस पड़े। वैसे इसमें हंसी की कोई बात नहीं थी, लेकिन भूपति बाबू की भद्दी हंसी और सतीश बाबू का मन नहीं दुखा सकी। इससे सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। उपेंद्र ने पूछा, तो इस बार तुमने पढ़ना लिखना बिल्कुल त्याग दिया है? सतीश ने कहा, मैंने उसे पकड़ा कब था जब छोड़ दिया। सच कहता हूं भैया, मैंने किसी दिन लिखने पढ़ने के झमेले को मोल लेना ही नहीं चाहा, और अब तो बवाल से मेरा पिंड एकदम ही छूट गया। अब ऐसे स्थान पर जाकर रहूंगा जहां स्कूल पाठशाला का नाम और निशान तक नहीं होगा। उपेंद्र ने कहा, लेकिन कुछ तो करना चाहिए। आदमी बिल्कुल बेकार नहीं रह सकता और ना बेकार रहना उचित होता है। सतीश ने जवाब दिया, नहीं बेकार रहूंगा, नहीं रहूंगा बेकार। इलाहाबाद से एक नया विचार लेकर आया हूँ। एक बार अच्छी तरह से प्रयत्न करूंगा, देखूंगा कहाँ तक सफलता मिलेगी।
वह कौन सा विचार लेकर आया है, यह सुनने के लिए सब उसके मुंह की तरफ देखने लगे। यह देखकर वह लज्जा से सिर नीचा कर बोला, मेरे गांव में मलेरिया के ही समान हैजा की भी भीषण बीमारी फैली हुई है। कभी कभी तो 5-7 गांव तक एक भी डॉक्टर नहीं मिलता। मैं वहां जाकर होम्योपैथिक डॉक्टरी शुरू करूंगा। मेरी माँ मृत्यु के पहले ही कई हजार रुपए दे गई है। वे रुपए मेरे पास ही हैं। उन्हीं से अपने घर पर एक डिस्पेंसरी खोल दूंगा। भैया हंसी की बात नहीं है, तुम देखते रहना, मैं अवश्य करूंगा। पिताजी को भी मैंने मना लिया है। उनसे मैंने कहा है कि 1-2 महीने बाद कलकत्ते जाकर होम्योपैथिक स्कूल में भर्ती हो जाऊंगा। उपेंद्र ने पूछा, 1-2 महीने बाद क्यों? तो इस पर सतीश ने बोला, कुछ काम है। दक्षिण टोले के नाट्य समाज में से कुछ आदमियों ने निकलकर एक पृथक दल स्थापित किया है। हमारे विपिन बाबू उसके मुखिया हैं। तार पर तार भेजकर उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है। मैंने उन्हें वचन दे दिया है कि मैं उनके कंसर्ट पार्टी का पूरा प्रबंध करा के ही मैं दूसरे किसी काम में हाथ डालूंगा। यह सुनकर सभी जोरों से हंस पड़े। सतीश भी हंसने लगा साथ में। जब हंसी का फुवारा कुछ धीमा पड़ा तब सतीश ने कहा, बंसी बजाने वाले की कमी थी, उसी के लिए दिवाकर के पास आया था। यदि वह थिएटर की रात का काम चला दे तो फिर मुझे अधिक भटकना नहीं पड़े। उपेंद्र ने पूछा, वह क्या कहता है? सतीश, कहेगा क्या, परीक्षा का रोना रोता रहता है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि लोगों की 2 साल की पढ़ाई एक ही रात में लापरवाही में कैसे नष्ट हो सकती है। मैं तो कहूंगा कि वास्तव में जिनकी पढ़ाई एक रात में नष्ट हो जाती है उनको पढ़ना लिखना ही छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार पास होने में जो मान समझते हैं समझें। मैं तो कुछ नहीं समझता। भैया तुम अप्रसन्न नहीं होगे। मैं तुम्हें जितना जानता हूँ उसका चौथाई भी ये लोग नहीं जानते हैं। जिम्नास्टिक के अखाड़े से लेकर फुटबॉल और क्रिकेट के मैदान तक बहुत दिन तुम्हारा शिष्य रहा हूं। तुम्हारे साथ साथ घूमकर बहुत प्रकार समय तुम्हारे साथ नष्ट होते देखा है। बहुत सी परीक्षाएं भी देते हुए मैंने तुम्हें देखा है भाई। भली भांति पास कर छात्रवृत्ति पाते भी देखा है, लेकिन किसी दिन तुम्हें परीक्षा की दुहाई देते नहीं देखा। उपेंद्र ने बातों के सिलसिले को यहीं समाप्त करने की इच्छा से कहा, लेकिन सतीश, मैं तो बंसी बजाना ही नहीं जानता। सतीश बोले, मैं भी कई बार सोचता हूं कि तुमने इस कला को नहीं सीखा। इसका मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। खैर, ये तो बताओ कि तुम्हारी इस दोपहर की सभा का उद्देश्य क्या है? जाड़े की धूप पीठ से सह सकती थी, पर सबने सिर पर चादर लपेट रखी थी। दिन कितना चढ़ चुका है, इस ओर किसका ध्यान नहीं आया? सतीश की बात सुन समय की ओर देख सब के सब चौंक कर उठ खड़े हो गए। चलने के पहले भूपति ने पूछा, हाँ तो उपेंद्र बाबू क्या कहते हो? उपेंद्र ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्वामी जी का उद्देश्य यदि पहले से ज्ञात होता तो बड़ा अच्छा होता। बिल्कुल मूर्ख के समान कहीं जाते संकोच सा होता है। भूपति ने कहा, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया कि जटिल और दुबोध विषय को जब तक भली भांति समझाकर कहने का अवसर ना मिले तब तक उस विषय से कुछ नहीं कहना ही अच्छा है। इसका परिणाम अच्छा ना होकर अधिकांश अवसरों पर ठीक नहीं होता। चलते चलते बात हो रही थी। सब लोग बाहर आकर सड़क के किनारे पर खड़े हो गए। सतीश ने पूछा, आखिर बात क्या है भैया? उपेंद्र को रोककर भूपति ने कहा, सतीश बाबू, आपको भी चंदे की लिस्ट में नाम लिखाना पड़ेगा। आपके प्रश्न का उत्तर इस समय हम लोग ठीक ठाक नहीं दे पाएंगे। परसों संध्या समय कॉलेज हॉल में आइएगा, वहां स्वामी जी स्वयं सबसे बातें बतलाएंगे। सतीश ने कहा, तो भूपति बाबू, मैं समझने से बाज आया। परसों हम लोग पूरा रिहर्सल करने वाले हैं। मेरे रहे बिना काम नहीं चलेगा। भूपति ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, हाँ, आप क्या कहते हैं? नाटक थिएटर की एक साधारण सी हानि के भय से आप ऐसे महान कार्य में सहयोग नहीं देंगे? भाई कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? सतीश, लोग तो बिना सुने भी बहुत कुछ कह जाते हैं। औरों की बात जाने दीजिए, अपनों को ही देखिए। बिना पूछे इस अनुष्ठान को आप लोग व्यर्थ में ही कितना महत्व दे रहे हैं। यदि मैं उतना महत्व ना दे सकूं तो क्या मैं इसके लिए दोषी करार कर दिया जाऊंगा?